अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे माफिकुन सीज़न 2, जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। नैतिक उसके बालों से पकड़ के उसे कहता है, बताओ कहाँ रखा है उसे तुमने? मैंने उसे छुपा के रखा है ताकि वो तुम तक ना पहुँचे। तुम्हारी जान बचा रही हूँ मैं। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि वो मुझे मार देगी? बिल्कुल, वो तुम्हें मार देगी। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खून ही खून है। अगर वो यहाँ आई तो तुम मर जाओगे और मैं तुझे जिंदा पकड़ना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने जितने कांड किए हैं ना, उन सब का हिसाब तुम्हें देना है कानून को। ओह, तो तुम्हें पता है मैं कानून को कहाँ रखता हूँ? कोई कानून को कहाँ रखे या ना रखे मुझे कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं अपने कानून को अपने सर पे रखता हूँ सजा के, अपने सीने पे रखता हूँ सजा के। इन सितारों को देख रहे हो? ये सितारे मुझे ऐसे ही नहीं मिले। ये सितारे मुझे मेरी मेहनत की वो वजह से मिले। और सर पे जो टोपी होती है ना, उसे मैं अपनी कानून को सजाती हूँ। तो तुम जो लोग सोचते हो कि हम लोग कानून को जेब में रखते हैं या पैरों के नीचे रखते हो, तो तुम्हारी सोच के सामने मैं खड़ी हूँ। मुझे सोच के लो, देख लो। ना तुम मुझे जेब में रख पाए, ना मुझे तुम जूतों की नोक। अच्छा, ये बात है। इतना गुरूर है कि तुम्हें अब तक मेरे जूतों की नोक पर नहीं रखा है, तो अब रख देता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम मुझे मेरे वर्दी के साथ अपने जूतों की नोक पे रखो, क्योंकि मैंने आज तक वो काम किया नहीं कि मैं किसी के जूतों के नीचे या किसी की जेब में मिलूं। मैंने अपनी ईमानदारी से अपनी चीज़ों से इतना इज्जत कमाई है ना, जितनी तुम लोग सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं ज़्यादा। तो बहुत से आए तुम जैसे लोग मुझे खरीदने के लिए, अपने जेब में रखने के लिए, अपनी नोक पे, जूते की नोक पे रखने के लिए। मिले नहीं उन्हें मुझ जैसा कोई, और आगे भी नहीं मिलेगा, इतना यकीन है मुझे। जब जब मुझे मेरी वर्दी के लिए किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं दूंगी, मैं ज़रूर दूंगी। अगर तुम मेरी मोहब्बत को मेरी कमज़ोरी समझ रही हो, ये तुम्हारी भूल है। मेरी मोहब्बत मेरी कमज़ोरी थी जब तुम्हारे डैड ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जिस दिन उसने मुझसे बात की ना, मुझे फ़ख्र हुआ अपनी मोहब्बत पे। मुझे गर्व हुआ अपनी मोहब्बत पे। मेरी मोहब्बत भी मेरे लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो है ना मोहब्बत सच्ची उसकी? अगर उसकी मोहब्बत सच्ची नहीं होती ना, तो मैं यहाँ नहीं होती। और अब इस वक्त तुम्हारे पास इस तरह को मैं आके डाल के बात भी नहीं कर रही होती, अगर उसकी मोहब्बत सच्ची नहीं होती। कुछ ज़्यादा ही बोलती हो। अगर तुम्हारी मोहब्बत को मार दो तो कुछ नहीं, मैं भी मर जाऊंगी अगर तुम मेरी मोहब्बत को मारोगे तो। मैं भी मर जाऊंगी अगर तुम मेरी मोहब्बत को मारोगे तो। जिंदा तो मैं भी नहीं रहूंगी, लेकिन हाँ, एक काम करके मरूंगी। उसके मरने के फौरन बाद नहीं मरूंगी, अपनी मिशन अपने कामों को अंजाम देकर मैं मरूंगी। इतना यकीन है मुझे अपनी मोहब्बत पे। और थोड़ा सा इंतज़ार कर लेगी मेरा। हाँ, ऊपर जाके मेरा इंतज़ार करेगी कि मैं अपना पूरा काम ख़त्म करके उसके पास आऊँ। अगर ऐसे ही तू बिना काम ख़त्म करके मैं उसके पास गई ना, तो मुझे सुनाने लगेगी कि तुम्हें एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। और ये, जब ये लफ्ज़ मैं सुनना नहीं चाहता, मैं ये लफ्ज़ बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती कि कोई मेरी मोहब्बत के मुँह से ये निकले, एक काम तुम्हें दिया था मैंने और तुमने वो भी काम ठीक से नहीं किया। अच्छा, और उसने तुम्हें क्या काम दिया है? तुम्हें और तुम्हारे डैड को जेल में डालने का काम, वो मैं करना चाहती हूँ। तुम मुझे मारो, जितना हो सके तुम मुझसे मारो। मेरे जिस्म में खून खून कर दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, मरने से पहले तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। ये वादा मैंने खुद से किया है। और तुम्हारा डैड, उसे तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मानो जेल में डालना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे डैड का कातिल है। उसने मेरे डैड को फंसाया है, जेल में भेजा था और जेल के अंदर ही मेरे डैड को ख़त्म किया था। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हारे डैड को, चलो आयुष्यो, गलत फहमी नहीं है तुम्हारी? नहीं, मेरी कोई गलत फहमी नहीं है। चलो, मेरे डैड ने एक काम तो सही किया, किसी को मार के। मैंने सोचा था आज तक मेरे डैड ने मच्छर तक नहीं मारा था। अब तुम्हारे मुंह से ये सुन रहा हूँ कि मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को मारा है। थोड़ा सा फक्र हो गया अपने डैड पर मुझे, वरना मैं अपने डैड को किसी चीज़ का समझता ही नहीं हूँ। तो तुम्हारी भूल है,
तुम्हारी भूल है कि तुम अपने डैड को कुछ समझते नहीं हो। तुमसे पहले तुम्हारी इस गद्दी को संभालने वाला तुम्हारा डैड ही था, गंदगी की नस्ल को बढ़ाने वाला तुम्हारा डैड ही था। अब तुम नया जनरेशन आए हो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, और नया स्टार्ट तो तुम्हारे डैड ने पहले से कर लिया था। तो सुधरे क्यों? शायद अपनी किसी एक गलती की वजह से, शायद किसी को ऐसे ही इंसान को मार दिया उसने जो उसे मारना नहीं चाहिए था, शायद उसकी वजह से। शायद हाँ, कह सकते हो तुम। मैं शायद हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ कमज़ोर। हाँ, कमीने और आरामी लोग कमज़ोर नहीं होते, वो तुम्हें देखकर पता चल गया मुझे। यू आ, 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 अब तुमसे बात करने बैठे तो बात करो, मारपीट मत करना, क्योंकि अगर तुमने हाथ उठाया तो मैं अपने आप को मारते हुए तो नहीं देख सकती खुद को। चलो, कहाँ है वो? तब भी यही कहूँगी, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने उसे बंद रखा है अपनी किसी एक चीज़ की। अच्छा, अभी तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा? तुमने आज तक किसी की जूते की नोक पर नहीं आई हो, तो मैं तुम्हें अपनी जूते की नोक पर लाऊंगा। देखना चाहते हो कैसे? वो खड़ा होता है, अपने सूट को ठीक करता है, फिर उसे एक झटके से अपने नीचे पाँव के नीचे रख के, और उसका पाँव उसके ऊपर आने ही वाला था, तब वहाँ से एक बहुत ज़ोरदार सी चीज़ लगती है और वो दूर जाके गिरता है। वो चीज़ कुछ इस तरह की थी, गाड़ी की टायर कह सकते हो, छोटी सी गाड़ी की टायर नहीं होती जो वेस्पा वगैरह गाड़ी को ठीक करने की, बाइक की, हाँ बाइक की टायर थी, और जिसको लगने की वजह से बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। किसी ने उसे जोर से उस टायर से दूर फेंका है। वो जो नीचे लेटी थी उठ के बैठ जाती है, वो कहती है, अरे ये तो मुझे जूते की नोक पर रखने वाला इंसान खुद दूर जाके गिर गया। इतना दूर सोचा नहीं था। चलो, मैं तो किसी के जूते की नोक पे आज भी नहीं आई, और मुझे बचाने वाला कौन है? और जैसे ही पलटती तो वो पलट के देखती है माफिया क्वीन को, हो हैरान हो जाती है। वो आके उससे कहती, तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी वजह से तुम नहीं आ सकती। आ सकती हूँ मैं, तुम नहीं आ सकती। वो हथकड़ी तुम खोल नहीं सकती, मैं बहुत कुछ खोल सकती हूँ स्वीट हार्ट। थैंक यू सो मच। मैंने ध्यान से सोचा कि मैं किस चीज़ से इसे खोल सकती हूँ, तो मैंने खोल दिया। वो खड़ी हो जाती है वहाँ जहाँ पर नैतिक गिरा था, वो जाके उसके सामने खड़ी हो जाती है। जब कोई इंसान कह रहा है कि आज तक उसे किसी ने अपने जूतों की नोक पे नहीं रखा है नैतिक, तो तुम उसे कैसे रख सकते हो उसके जूतों की नोक पर? वहाँ दूसरी तरफ सिंगानिया खड़ा हो जाता है। सिंगानिया खड़े होकर कहता है, ये हमारी बेटी है। वो उस वीडियो के बिल्कुल सामने जाता है, जो क्योंकि उस वीडियो ने, उस कैमरे ने फोकस किया था माफिया क्वीन पर। तब वहाँ से सिर्फ इतना कहती है, लेना सिंगानिया, नैना सिंगानिया, हाँ ये हमारी ही बेटी है। तो तो इसकी वजह से इतने दो बेगुनाह मार खा रहे थे कब से, ये कहाँ थी? ये तो वो खुद ही जाने। अभी तुमने सुना नहीं कि वो क्या कह रही थी, आईपीएस ऑफिसर वंशिका, कि उसने उसे बांध के रखा था। तो उसे बांध के रखा, तो ये यहाँ क्या कर रही है? अब तो ये वो खुद भी बताएगी। तब वहाँ पर आती है आंचल। आंचल के साथ काजल भी थी। काजल उसे खड़ा करके कहती, आप ठीक हो? वंशिका को देखकर वो कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और ये खुला कैसे? मुझे नहीं पता ये कैसे खुला, लेकिन पता नहीं क्यों वो चलते उस फ्लैशबैक में वो खुली कैसे। वो अपने आप को बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुलती नहीं है। करंट पे करंट उसे लगती जा रही थी। तब वंशिका कहती सॉरी, तब परी कहती, बस भी करो, तुम दोनों पागल हो गया? ये एक रुकता नहीं, और तुम लोग जानबूझ के इसे खोलने की कोशिश कर रहे हो, ये और इस बीच में अगर ये मर गई तो क्या करोगे तुम? वो आंचल पर बरस जाती। तो अब मैं क्या करूँ? वहाँ पर वंशिका को हमारी ज़रूरत है, अगर हम नहीं गए तो बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद वंशिका की जान भी खतरे में है, इसलिए तो मैं इसे खोलना चाहती हूँ। डैम इट, किस तरह खोलूँ मैं इसे? मुझे नहीं पता। अगर उसने कहा है कोई और इंसान इसे खोल सकता है, तो वो कौन इंसान, कौन है? तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हें नहीं पता कि उसे खोल सकता है? तो मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? एक तो तुम्हारी मार्क्स को अब तक मैंने उतारा नहीं है, अब मैं उतारती हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड को रोक देना, अगर मेरे चेहरे देखने के बाद तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, ये गारंटी मैं देती हूँ तुम्हें। जब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होता कोई भी मेरा चेहरा नहीं देखेगा, और मैंने अपने वादे के मुताबिक अपने चेहरे को सिर्फ एक इंसान को सबसे पहले दिखाऊंगी, अपने आईपीएस ऑफिसर वंशिका को।
ये अपना कब से हुआ? तुम अपना क्यों कह रही हो? मैंने बस एक बात की नॉर्मल सी, जब तक मैं उसे अपना चेहरा ना दिखाऊं, कोई भी मेरा चेहरा देखेगा, मैंने अपनी माँ की कसम खाई है, मैं उसे मार दूंगा। अब आके मेरा चेहरा देख लो। तो जैसे ही आंचल आगे बढ़ने वाली होती है तो परी उसका हाथ पकड़ के कहती, तुम्हारा दिमाग खराब है, सुन नहीं रही हो क्या कह रही है? अरे वो ऐसी कह रही है तो हमारी बंदी हुई है तो कैसे ही रुकी? खुल तो सकती हूँ ना मैं एक न एक दिन, तो तुम्हें मार दूंगी, आई प्रॉमिस, मैंने अपनी माँ की कसम, झूठी नहीं खाती हूँ। तो चुप होके वहाँ खड़ी हो जाती। तो कहती अब क्या करना है? मुझे सोचने दो कि मुझे क्या करना है। और तकरीबन आधे घंटे तक अपनी आंखें बंद करके वो सोचने लगती। सोचते सोचते वो उसके जैसे ही आंखें खोलती उसकी आंखों में एक चमक थी, गुस्से की जगह जो गुस्सा शुरू में उसे नजर आ रहा था अब उसकी आंखों में बिल्कुल चमक थी। वो चमक के देखती ही वो हथकड़ी को एक नज़र देखती है तो उसे कहती, तुम दोनों बाजार बाहर जाओगे? क्या मतलब बाहर जाएंगे? हम यहाँ से नहीं जा सकते? अच्छा ठीक है, नहीं जा सकते। तुम लोग के पास एयरफोन वगैरह गाने सुनने की कुछ चीज़ें होंगी? हाँ है तो उन्हें अपने कान में रखो। कि क्या मतलब? साउंड प्रूफ से ये टूटेगा? यही समझ लो, एक साउंड से ये टूटेगा। वो साउंड क्या है वो मैं सुनाना नहीं चाहती तुम दोनों को, तो तुम लोग ज़रा देखो, कुछ गड़बड़ मत करना वरना तुम मर सकती हो। हाँ सिर्फ मैं मर सकती, तुम लोग नहीं मर सकते ना। तो अपने कानों में एयरफोन लगाओ और म्यूज़िक मेरे हाथ में दो, बटन मेरे हाथ में दो, बटन दबाने के लिए मैं हूँ। ये लो पकड़ो। ओके, वॉल्यूम फुल? हाँ फुल। और कितना फुल करोगे? अच्छा मेरे मेरे कानों में कहाँ से दे सकती है तुम? भरोसा कर सकती हो? हाँ कर सकती, ठीक है। अपनी आंचल का कसम खा के कहो और काजल और तुम इसका कसम खा के कहो कि तुम दोनों ये आवाज़ नहीं सुनोगे। क्या मतलब? हम भरोसा नहीं कर सकते? नहीं, ठीक है। मैं परी की कसम खा के कहती हूँ, मैं ये साउंड की आवाज़ जो तुम वो करोगे वो नहीं सुनूंगी, अपनी ये म्यूज़िक एंजॉय करूँगी। हाँ रोमांटिक म्यूज़िक लगाया, सुनो, तुम लोग को एंजॉय करोगी। और मैं क्या करूँ? तुम बाहर जा सकती हो, ये दो है ना मेरे लिए। वेरी फनी, ये कहकर वो बाहर चली जाती है काजल। जैसे ही काजल बाहर चली जाती है वो दरवाजे को बंद करने तक कहती देती है और वो लोग सब लोग वैसे ही करते जैसे हो, लेकिन उनकी आवाज़ वो क्या कहती है उन्हें सुनाई नहीं देता। माफिया क्वीन ने क्या कहा उनमें से किसी को सुनाई नहीं देता, लेकिन जिस तरह से वो कहती है ना, एक पल के अंदर ही वो लॉकेट वो हथकड़ी खुल जाती है और उसे हाथ में लेकर अपनी जेब में रख देती। ये क्या है? ये कैसे खुला? वो एक झटके से जैसे ही वो खुलती है तो वो साउंड जो लोग म्यूजिक सुन रहे थे एयरफोन से वो निकाल के फेंक देते कि ये कैसे खुला? जादू से। जादू ही समझ लो। तुम इसे खोल नहीं सकती, मैं इसे खोल सकती हूँ, मैं ही इसे खोल सकती हूँ। एक मिनट, वो दूसरी इंसान तुम हो? नहीं, तुम वंशिका की कोई खास इंसान नहीं हो सकती, तुम नहीं खोल सकती इस हथकड़ी को। ये हथकड़ी नहीं खुल सकता। कब से तुम्हें करंट लग रहा है, तुम इसे को कैसे कर सकती? ये जवाब तो तुम्हें अपनी वंशिका से ले लेना चाहिए, मुझसे नहीं। ये क्या करो, जाने लगते। तुम कहाँ जा रहे हो? अकेले नहीं जा रही, तुम लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगी, लेकिन याद रखो जहाँ तुम लोग जाना चाहोगे वहाँ तुम लोगों की मौत भी हो सकती है। अपनी जिम्मेदार तुम लोग खुद हो, लेकिन तुम लोगों को बचाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, आई प्रॉमिस। तुम में से किसी को कुछ होगा नहीं। तो चले? ठीक है, आप यहाँ रहो। आंचल तुम यही रहो। क्या? एक मिनट, क्या कहा? फिर से कहो। परी तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकती। आपको क्या लगता है मैं इस तरह आपको अकेले जाने दे सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम जाएंगे तो हम तीनों जाएंगे, वरना हम में से कोई नहीं जाएगा। और मैं कहाँ जाऊँगी? तुम एक जगह सेफ जा सकती हो, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे तुम लोग वो कुछ बोल रही थी तब माफिया क्वीन उसके पास जाके उसके गले की साइड में एक अपनी उंगली को रखती है और जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। शी इज सेफ, अब ये सेफ है, इसका हमारे बीच में कोई काम नहीं। अपनी मोहब्बत के पास ये सेफ रहेगी। तो वहाँ पर एक लड़का आता है, उसे देखकर सब शौक हो जाते हैं। तुम इसे ले जाओ, जहाँ पर वो है वहाँ रख दो, समझ में आए तो? ठीक है दी, ठीक है लेके जाओ दी। ये मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है, सा, सा, साहिल राज सिंघानिया, मेरा छोटा भाई। इसीलिए जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को और संभालो उसे। और हाँ, अपनी कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें भाई एंड बहन हुए। पता चला है तो मैं आपके साथ नहीं आ रहा। वादे के मुताबिक जो तुमने वादा किया था उस वादे को याद रखो कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था। जिस दिन तुम्हारी मॉम को 2 बच्चे होंगे उस दिन तुम इन सारी चीज़ों से दूर रहोगे और अपनी माँ
और बाप के पास जाके ये खुशी इंजॉय करोगे, तो तुम्हारे डैड और छोटी माँ के पास जाना ज़रूरी है और उनको हौसला देना भी तुम्हारा काम है। समझ में आया? अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चली जाओ। तुमने बहुत साथ दिया मेरा, यहाँ तक लाने के तक के तुमने मेरा साथ दिया। आगे भी देना चाहता हूँ दी। आगे ये मेरी और उसकी दुश्मनी है, मैं और उसकी। अगर शुरुआत उसने की है तो ख़त्म मैं करूँगी, अगर ख़त्म वो करेगी तो शुरुआत मैं करूँगी। इसमें मैं किसी की जान लेना नहीं चाहती। और ये दोनों जो आ रहे हैं आपके साथ, इनका क्या करना है? इन्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। बस मैंने ये घड़ी पहनी है, इस घड़ी का मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो। मैं इस घड़ी को कब इस्तेमाल करूँगी, जैसे इस्तेमाल करूँगी वहाँ पर मेरे लोग चंद सेकंड के अंदर आने चाहिए। इस बीच में अगर वो नहीं आए तो याद रखो क्या से क्या हो सकता है। इनकी बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो इन्हें भी उसी तरह बेहोश कीजिए ना जिस तरह आपने काजल को किया है, तो दूर हो जाते हैं दोनों के दोनों। आंचल इन पर ही तो कहते नहीं, इनका यहाँ हमारे साथ जाना ज़रूरी है क्योंकि शायद वंशिका को इन दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, जैसे जैसे आपकी मर्ज़ी थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में उठा के वहाँ से निकल जाता है। तो चले, एक मिनट, ये तुम्हारा भाई है, तुम अंडरवर्ल्ड डॉन के बेटे हो, अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी हो, और ये तो काजल की बॉयफ्रेंड एक अंडरवर्ल्ड नहीं, एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा बिजनेसमैन है, एक अच्छा लाइफ गुजार रहा है। वो अंडर वंडर कुछ नहीं करता और बस मेरा साथ दे रहा है, वो सिर्फ अपने डैड को सपोर्ट कर रहा है। अब ये चीज़ भी नहीं होगी, ये आखिरी जंग है। इस जंग में आर या पार सब कुछ होने वाला है। जिसने ये गंदगी स्टार्ट की उन सबको मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है। बस बचा है नैतिक एंड करण। अब उनकी बारी है। क्या मतलब? मतलब नहीं समझे? एक मीटर को वो अपना मोबाइल निकाल दिया और मोबाइल में लाइव टेलीकास्ट, मतलब जो न्यूज़ चल रहा है उसे देखकर एक पल के लिए हैरान रह जाती है आंचल। आंचल उसके पास आके कहती, ये तुमने किया है? हाँ, ये मैंने किया है। सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ मैंने पुलिस के हवाले कर दिए और जो जो नैतिक के साथ मिला हुआ है उन सबको हथकड़ियाँ पहना के पुलिस स्टेशन के बाहर मैंने रख दिया है तोहफे के तौर पर। वंशिका राय के लिए तोहफा था, मेरे उसकी ईमानदारी का तोहफा, उसकी डेडिकेशन का तोहफा। वो जो ईमानदारी से काम कर रही हो, जो अपनी जान को खतरे में लाकर, अपनी गर्लफ्रेंड को खतरे में डालकर वो ये सब कर रही हो, तो मैं एक छोटा सा तोहफा उसे क्यों ना दूँ? तो मैंने दे दिया। जिन जिन का नाम है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं। हाँ, अंधेरे में काम करने वाले ये हस्तियाँ, जो कोई बिजनेसमैन है, एक डॉक्टर है, एक मंत्री का साला है, दूसरा मंत्री का भाई है, सब लोग हैं। तो क्या मंत्री भी इसमें शामिल है? हाँ, तो पीछे देख लो, उस मार्क्स के पीछे जो उतारी जा रही है, ये तो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है। हाँ, हेल्थ मिनिस्टर जो सबसे बड़े कमीने इंसान है, जो गुर्दे चीज़ें, जैसे कि किसी गरीब का एक्सीडेंट होता है, उसके जिस्म के जितने भी चीज़ जो अच्छे चल रहे हैं, जैसे कि दिल, गुर्दा, फेफड़ा, जितने भी चीज़ें जो इंसान के दूसरे इंसान के काम आ सकती है, वो सारे ये हेल्थ मिनिस्टर बेचता था अपनी टीम के साथ। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो चलाता था, जिसमें इतने सारे नाम थे, इसके अच्छे अच्छे काम करता था, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए वो सब एक दिखावा था। वो उस हॉस्पिटल से पेशेंटों को गायब करने वाला मसीहा था। उनके गुर्दों को, किसी के गुर्दे को खा लेता था, किसी के दिल को खा लेता था, किसी के कुछ। तो समझदार हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ, आईपीएस ऑफिसर आंचल। ओके। तो इनका सरबराह नैतिक, नैतिक एन करण। करण शुरू शुरू में करता था, लेकिन करण इसके बाद पता नहीं क्यों, आई एम सॉरी, तबीयत अब भी ठीक नहीं है। करण करता था, इसके बाद करण ने क्यों ये सब चीज़ें छोड़ी है वक्त पता नहीं, लेकिन हाँ, उसके बाद उसकी गद्दी को, उसकी कुर्सी को संभालने वाला नैतिक था। नैतिक बचपन से शार्प था, बचपन से उसके दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलता था, इतना तेज़ चलता था, इतना तेज़ चलता था कि लोग हैरान हो जाते थे। जो सवाल एक 22 साल का, 18 साल का लड़का कर सकता था, वो 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में उस चीज़ को करने वाला, दिखाने वाला बंदा था। मैं भी हैरान थी जब जब वो इस चीज़ें करता था। तो तुम उसकी शागिर्द बन गई, कह सकते हो। अनजाने में ही मैं उसकी शागिर्द बन गई, जानबूझ के नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ ज़्यादा रहता था। मैं उसे भैया कहती थी, नैतिक भाई, उसे राखी तक बांधती थी।
एक राखी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए शायद और ज़िंदगी में अब उसे अपनी मौत दे रही थी। वो मेरी मौत का कह सकते हो ना, मेरी मौत को क्या कहते, रक्षा करने वाला बंदा था। बचाने वाला नहीं, मुझे मारने वाला बंदा। मेरी रक्षा करेगा कैसे भला? जब डैड ने ये फैसला किया कि मुझे वो गद्दी दी जाएगी, तब से नैतिक ने मुझे मारने की कोशिश की। ये कब से हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद ही ये सारे सिलसिले होते गए। शायद बचपन में मेरी मौत एक दूध की बोतल में भी लिखी गई होगी, जैसे मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं जब छोटी थी या दूध पीती हुई बच्ची थी। लेकिन जब जब मेरी मौत नैतिक के साथ होने लगी, तब तब मुझे याद आने लगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। समझदार थोड़ा बाद में बने हम लोग, लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी वो पुरानी चीज़ें। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी मम्मा ने याद दिलाने लगी थी मेरे डैड को, हमारी बेटी के साथ ये हुआ था, हमारी बेटी जब 40 दिन की थी ये होता, 1 साल की हुई ये होता, 1.5 साल की हुई, इस तरह से। यानी कि मैं बचपन से मौत के बीच में पल रही थी। मेरी मौत मैं जब 40 दिन की थी, 40 दिन की, तब से मैं मर रही थी। तो सोचो, अगर ये 40 दिन मेरी 9 महीने मेरी मोम के पेट में थे, तो तब भी तो मैं सेफ नहीं थी ना। या शायद मेरी मोम ने मुझे सेफ रखा था, या शायद मेरे डैड ने मुझे सेफ रखा था, या शायद उनकी खाने पीने की सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरे डैड या मेरी मोम ने खुद से ली थी, किसी और के सहारे नहीं ली थी, लेकिन ली थी। तब क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हारी वो क्या छोटी माँ से शादी नहीं किया था? नहीं, मेरे डैड और मेरे अंकल, अंकल करण कह सकते, मिस्टर करण बेस्ट फ्रेंड रहा करते थे। इतने अच्छे दोस्त, जिगरी दोस्त रहा करते थे। फिर पता नहीं क्यों जिगरी दोस्तों में थोड़ी सी अनबन होने लगी, शायद उनकी हरकतों की वजह से। और एक अय्याश टाइप का लड़का था। हाँ, वो अय्याशी करता था, लेकिन अपनी हदें पार नहीं करता था। लेकिन उनकी हद तब पार हुई जब उन्हें ये पता चला कि एक लड़की जिसके साथ वो रिलेशन में थे वो माँ बनने वाली है। बस इतना मुझे पता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद ही मेरे डैड और उसके बीच में लड़ाई होती गई। ये शादी, छोटी माँ का आना, ये सारी बात की बात है, पहले की बातें नहीं है। ओके। तो अब क्या करना है? अब ये कि मुझे अपने दुश्मन को ख़त्म करना है। अगर वो ज़िंदा रहा तो हमारे ख़ानदान की, हमारी नस्ल ज़िंदा नहीं रहेगी। और अगर मैं मर गई तो मेरी फैमिली तब भी सेफ नहीं रहेगी। तो मुझे खुद को और उसे ख़त्म करना है, मतलब खुद को सेफ रखना है और उसे ख़त्म करना है। तो देखते हैं कौन मरेगा कौन जिएगा, ये वाला टास्क चलने वाला है हमारे बीच में। तो ऑल द बेस्ट। तब वही दूसरी तरफ जहाँ पर रहा सिंगानिया, ये सारी बातें जो आईपीएस आंचल अपनी दोस्त को कह रही थी, खा वंशिका को, वंशिका कहती ये, लेकिन ये हथकड़ी खुली कैसे? अब इसका जवाब तो तुम मुझे देगी ना, तुमने तो कहा था ये हथकड़ी सिर्फ 2 इंसानों से खुलेगी, ये मुझसे भी नहीं खुली। हाँ, मैंने कहा था 2 इंसानों से, लेकिन ये वो नहीं हो सकती। क्या मतलब वंशिका? मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसने किया क्या है ये बताओ मुझे। हमें नहीं पता। ओ, मैंने तुम्हें कहा तो है ना शुरू में कि उसने हमें एयरफोन कान में रखने के लिए कहा था और मोबाइल से गाना सुनाने के लिए कहा था और काजल को बाहर निकालने के लिए कहा था। एक मिनट, काजल का है वो तो यहाँ नहीं है, उसके बॉयफ्रेंड के हवाले कर दिया। और तुम्हें पता है, हाँ मैंने सुना तुमने कहा बॉयफ्रेंड इसका भाई है, छोटा भाई है, साहिल संगानिया है। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। अब क्या करना है? करना कुछ नहीं है। तुम्हें गोली लगी है? हाँ। आ, चूक के गुजरी है, इतनी परेशानी की बात नहीं है। लगता है इसका निशाना कच्चा है, ये शायद इसने जानबूझ के तुम्हें निशाना कच्चा मारा है। हाँ, ये भी हो सकता है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर वंशिका उसे देख रही थी और नैतिक वंशिका को देख रहा, सॉरी, जहाँ पर माफिया क्वीन नैतिक को देख रहा था और नैतिक माफिया क्वीन को, तो कहने लगती है, नैतिक कहता है इतने बरसों बाद तुम्हें आमने सामने देखा, मज़ा आया? मेरी प्यारी सी छोटी सी बेना, बहन कहकर बहनों की तौहीन मत करो, भाइयों को बदनाम मत करो, क्योंकि तुम में न भाई वाली खूबी है न किसी बहन के भाई कहलाने के लायक हो तुम। इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स मत करना। नैतिक, तुम हो वो शैतान हो जिसका मरना ज़रूरी है, तुम हो राक्षस हो, वो कह सकते हो जितने भी राक्षस है ना उन सब के बाप हो तुम नैतिक। तो
मुझे अपनी बहन और खुद को मेरा भाई मत कहना, क्योंकि इस रिश्ते को मैं ख़राब नहीं करना चाहती। इस रिश्ते को मैं गाली भी नहीं देना चाहती, क्योंकि ये रिश्ता बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत और बहुत पाक रिश्ता है, जिसको शायद तुम नहीं समझ पाए। तुमने बदनाम करके रख दिया। अगर रास्ते में चल के भी किसी को भाई कहो ना, तो अपना फ़र्ज़ निभाता है, भाई बन के दिखाता है, तो खिलाता है भाई। तुम जैसा नाकारा, तुम जैसा शैतान, तुम जैसा राक्षस, तुम जैसा रावण भाई कहलाने के लायक नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो तुम। अपनी लहजा को मुझसे थोड़ा सा दूर रखो और मुझे अपनी बहन मत कहना और ना खुद को मेरा भाई मत कहना। यही कहूँगी तुम्हें। बाकी जो तुम्हें कहना है कह सकते हो, गाली देना है दे सकते हो, मारना है मार सकते हो, लेकिन इस खूबसूरत इस पाक रिश्ते का नाम खराब मत करना। तुम नहीं लायक हो भाई कहने के, न भाई बनने के लायक हो। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें मत कहना जिससे मुझे तुम्हारा मुंह तोड़ना पड़े। चलो कोई बात नहीं। वैसे तुमने अब तक खुद को पर्दे में क्यों रखा है? क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ ना, इसलिए पर्दे में रखा है। तुम बताओ, तुम तो अंधेरे में थे, मैं तो पर्दे में थी, बाहर निकलने वाली बंदी थी। तुम तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया, अपनी पहचान को, अपनी चीज़ों को छुपा के। तुम्हें बाहर निकालना ज़रूरी था। तुम्हें कब पता चला मैं ज़िंदा हूँ? मुझे तो शुरू से पता था तुम जिंदा हो, बस मैं बोलने वाले में से नहीं थी ना, इसलिए खामोश थी। अगर मैं बोलती तो कौन यकीन करता? तुम्हारे डैड करण ने इतनी अच्छी अच्छी सबूतें बनाए, इतने अच्छे अच्छे, यहाँ तक कि तुम्हारी बिल्कुल सेम डिट्टो तुम्हारे ब्लड को बना दिया तुम्हारे डैड ने। तो क्या कहना, तुम्हारा चेहरा देखने के लायक नहीं था। और तो तुम्हारा पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला है कि तुम नैतिक करण सिंघानिया हो, लेकिन मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। मैंने इंतज़ार किया था, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला तो यहाँ पर गंदगी स्टार्ट हो गई, तो मैं समझ गया तुम फिर से लौट आ गए। खामोशी थी, ज़्यादा खामोशी थी, लेकिन जब से मेरी मोम, मेरी छोटी माँ, मेरे डैड, मेरे भाई पर हमला होने लगा, तब मैं समझ गया नैतिक अपने बिल से बाहर निकल चुका है। वो छुआ जो बिल में छुपा था, तुम मुझे छुआ कह रही हो? सीरियसली? हाँ, तुम वो चूहे हो जो बिल के बहुत ज़्यादा छोटे कोने में छुपे थे। तो मुझे भी छुपना पड़ा, मुझे भी नहीं आना था। मेरी मोम ने मुझे एक बंद पिंजरे में रखा था। वो पिंजरा मेरे अंदर, पिंजरे में सब कुछ था, आज़ादी थी, सब कुछ उस पिंजरे में, फिर भी मैं बंद थी। पता है क्यों? मुझे बंद ही लगा था। मैं आज़ाद थी, हवाओं में सांस ले रही थी, अपने रास्ते चल भी रही थी, लेकिन वो एक बंद पिंजरा मुझे लग रहा था। जहाँ जहाँ मैं कदम रख रही थी मुझे ऐसा लग रहा था वो पिंजरा है, बंद है। मैं चल रही थी रोड के बीचों बीच, लाइफ को आराम से गुजार रही थी, लेकिन मुझे वो लाइफ पिंजरा लग रही थी। तुम्हें पता ही नहीं थी क्यों? तुम्हारी वजह से मैं आज़ादी से घूम ज़रूर रही थी, लेकिन मेरे पीछे मेरी मौत आ रही थी। लेकिन मेरी मौत को मेरा ये चेहरा नज़र नहीं आया था कि मेरा छोरा कौन है। कई दफ़ा तो मेरी मौत बिल्कुल मेरे पास मुझसे कुछ बातें करते हुए निकली थी। कई दफ़ा ऐसे हुआ था कि मेरी मौत ने मुझसे हाय हेलो तक भी किया था, लेकिन मेरी मौत मुझे पहचान नहीं पाई। यही गलती की थी मेरी मौत ने। अब भी तुमने वही गलती की थी, मुझे मारने के लिए कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे चेहरे को, मेरी मोम की वजह से अब तक ये चेहरा छुपा है। मेरी मोम ने मुझे अपनी बेटी नहीं बनाया, मेरी मोम ने अपने नाम को दिखाया नहीं है, तो तब तक तो चेहरा छुपेगा। और मेरा चेहरा इस छुपने की एक खास वजह पता है क्या है? वो वजह है मेरे डैड का ये कहना आगे जाकर, जब मेरी डैड ने मुझे शायद फर्स्ट टाइम गोद में लिया होगा, तब उनके मुंह से ये निकला था कि ये उनकी गद्दी को संभालेगी, ये मेरी गद्दी को संभालेगी, मेरी खिलाएगी माफिया क्वीन। यही ना? फिर किसी ने मेरा नाम रखा, रखा है, मेरी मोम ने रखा है मेरा प्यारा सा नाम, लेकिन किसी ने लिया नहीं, बस माफिया क्वीन, माफिया क्वीन। शायद ये सुनते सुनते मैं बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और जब पूरी तरह से आधी बड़ी हो गई तो मेरी मोम ने मुझे मंजर से ही हटा दिया, पूरी तरह से मुझे गायब कर दिया। कहाँ? किसी को नहीं पता सिवाय मेरी माँ के। उसके अलावा किसी को नहीं पता मैं कहाँ हूँ, क्योंकि एक माँ थी, अपनी बेटी को बार बार मरते हुए तो नहीं देख सकती ना। हर बार नसीब एक अच्छा नहीं हो सकता ना, हर बार लक आपको साथ नहीं दे सकता। उन्हें इस चीज़ का डर था कि मैं मर ना जाऊँ, तो मुझे सेव करने के लिए मंजर से पूरी तरह से मेरा नाम और निशान हटा दिया जाए, और उन्होंने वही किया। मेरी पढ़ाई, मेरी सब कुछ उनके अलग, उनसे दूर होने लगा। शायद इस चीज़ की वजह से भी एक वजह तो ये थी कि मैं मर ना जाऊँ, दूसरी वजह मैं अपने डैड के कारोबार को संभालने वाली उनकी बेटी ना बन जाऊँ, ये भी वजह हो सकती है।
मेरे डेट को मुझसे दूर रखने की, मुझे मेरे डेट से दूर रखने की ये भी वजह हो सकती है। अब तुम भला बताओ, अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, तुम्हें क्या सज़ा दूं। मेरी मौत के फरिश्ते जो हर बार खाली हाथ से आने वाले फरिश्ते बन चुके हो, सॉरी 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 सॉरी, मौत के फरिश्ते का नाम दे दिया तुम्हें। तुम्हें तो मौत का फरिश्ता भी मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्या कर सकते। लेकिन तुम खुद को मेरी मौत का फरिश्ता समझते थे तो तुम्हें वैसे ही थोड़ी सी इज्जत दे दी। लेकिन शैतान के चेले, ओ सॉरी, शैतान के बेटे, चेले भी नहीं, उसका बेटा। तो बता अब तुम्हारे साथ क्या करो। वो खड़ा हो जाता है और टायर को दूर फेंक के कहता है, तुम आए हो अपनी मर्जी से लेकिन जिंदा जाओगे मेरी मर्जी से। जिंदा। वैसे एक बात बताओ नैतिक, हम कब कब मर के जिंदा हो चुके हैं, बड़ा बताओ। तुम मर चुके, तुम जिंदा हो गए, मैं मर चुकी, मैं जिंदा हो गई। तो बताओ तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है। वो सेफ है अपनी बहू के साथ, अपनी नए फैमिली के साथ सेफ है। तो तुम खुद ही यहाँ अपनी मौत को पास आई हो। क्या बात है, तुम्हारे मरने से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। मेरे मरने से तकलीफ तो एक नज़र वंशिका की तरफ देखती है और पलट के उसकी तरफ देख कर कहती है, मेरे मरने से किसी को तकलीफ हो या ना हो, लेकिन मेरे मरने के बाद इतना तो यकीन से कह सकती हूँ तुम्हें बहुत, तुम्हारी फैमिली को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी तुम्हारे मरने के लिए। मैं अपनी अच्छी चीज़ें कर चुकी हूँ और बुरी चीज़ें बनाना नहीं चाहती हूँ। एक सवाल पूछना चाहती हूँ तुमसे, पूछ सकता हूँ? पूछो। वैसे ये आईपीएस ऑफिसर लगती क्या है तुम्हारी, तुम हर बार उसे बचाने के लिए आ जाते हो। आज भी जब मैं उसे जूते की नोक पर लाने वाला था तुमने उसे बचाया। कोई रिश्ता तो होगा तुमसे। रिश्ता? और इससे इससे मेरा क्या रिश्ता है ये मुझे नहीं पता। ये इससे मेरा क्या रिश्ता है ये मुझे अच्छी तरह पता है, इतनी अच्छी तरह पता है, इतनी अच्छी तरह पता है, किसी और को नहीं पता है सिवाय मुझे और मेरी माँ को पता है मेरा और इसके साथ क्या रिश्ता है। इसे तक भी नहीं पता इसका मेरा रिश्ता क्या है, हमारा दोनों का रिश्ता क्या है, इसे नहीं पता। लेकिन मेरी मोम को और मुझे अच्छी तरह पता है मेरा और उसका रिश्ता क्या है। यकीन रखो नैतिक, तुम्हारी सोच से भी परे में हमारा रिश्ता है। तुम्हारी बहन है, तुम्हारी मोम की नाजायज औलाद। इससे पहले वो ये लफ्ज़ निकालती उसे बहुत ज़ोर से पंच मारती है माफिया क्वीन, इतने ज़ोर से मारती है उसके एक दांत टूट के उसके हाथ में आ जाता है। अब तो मेरा पंच मजबूत हो चुका है नैतिक। याद है जब बचपन में मैं तुम्हें पंच मारती थी तुम मुझ पर हंसते थे। हाँ हाँ, तुम्हारा पंच तो अभी तो माफिया क्वीन वाला है नहीं। देखो मेरा दांत अभी टूटा नहीं, अब तो तुम्हारे एक नहीं दो दांत मैंने तोड़े, तो मेरा पंच मजबूत हो चुका है नैतिक। यू ओ से मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पीछे हट जाती है। अब वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है। नैतिक और माफिया क्वीन एक दूसरे को मार रहे थे। नैतिक पूरी तरह से उस पर मारने की कोशिश करता है। वही दूसरी तरफ जहाँ करण ये सारी चीज़ें देखकर वो उस लड़की के पास जाता है जिस लड़की को तेजाब से बांधा था नैतिक ने, उसे गिराने की कोशिश करता है। तब तक वहाँ पर आंचल और परी पहुंच जाते हैं और उसे वहां से हटाते हैं और उसे उसके बाप को धक्का देते। वो गिरने ही वाला था लेकिन वो गिरते गिरते बच जाता है क्योंकि, लेकिन हाँ एक हादसा उसके साथ हो ही जाता है। उसका पैर आधे से ज़्यादा तेजाब के अंदर चला जाता है, एक नहीं दोनों पैर एक साथ। लेकिन फिर भी आंचल और काजल उसे खींच के बाहर निकालते, वो तड़प तड़प के चीखने लगता है। उसकी चीख सुन के उसकी बीवी उसके पास आती है, देखती है कि उसके दोनों पैर जल चुके हैं और पूरी तरह से उनका नामो निशान नहीं था। तो कहती ये क्या है। बुरे का अंजाम बुरा होता है मैम, आपके हस्बैंड ने इतनी बुराई की है ना, चलते चलते शायद उसका अंजाम उसे मिल चुका है। अब हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। वहाँ से वो दो लोगों को इशारा करती तो उन्हें वहाँ से निकाल दिए जाते। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतना बड़ी फाइटिंग हो रही है, इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पर लोग क्यों नहीं है नैतिक के। क्योंकि आईपीएस वंशिका ने आते ही बहुत से लोग वहाँ पर ज़ख्मी हो चुके हैं, बहुत से लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचने के लायक पर हो चुके, इसलिए वो लोग अभी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर तकरीबन 5 से 10 लोग आ जाते और वो सीधा घेरा कर लेते हैं माफिया क्वीन को और माफिया क्वीन को एक गोल दायरे में रखते हैं और नैतिक उस गोल दायरे से बाहर होता है। तब वहाँ से नैतिक कहता है, मुझे पता था तुम आओगी, इसलिए मैंने इन 10 लोगों को तुम्हारे लिए रखा है। कह सकते हैं ना सरप्राइज पैकेज, तो ये सरप्राइज तुम्हारे लिए।
वंशी माफिया क्वीन एक नज़र इन 10 लोगों को देखती कहती, ओह तो तुमने इन्हें तैयार किया मुझे मारने के लिए? हाँ, लेकिन याद रखो ये तुम्हें मार के ही दम लेंगे, रुकेंगे नहीं। हाँ, नैतिक 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 इंसानों का काम अगर रोबोट को दोगे तो वो मुझे मार ही देंगे। ये बात तो झूठी नहीं है, सच है। वैसे तुमने रोबोटों को निशानों की शक्ल भी देना स्टार्ट कर दिए। हाँ, तुम्हें मारने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरी प्यारी। बेन मत कहना। ये कहकर वो उसे पंच मारती, लेकिन उसका हाथ खुद ही फिर से नीचे आ जाता है। लो, तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? नैतिक उससे कहती है, अगर मैं रोबोट को इंसानों को शक्ल दे सकता हूँ, लेकिन बॉडी तो इनकी रोबोट की होगी ना, तुम उन्हें मार नहीं सकते। तुम उन्हें मार भी नहीं सकते माफिया क्वीन। ओह तो ये सचमुच रोबोट है। अब मैं क्या करूँ बताओ? एक मिनट। इससे पहले कुछ कहती है, वो लोग एक साथ उसे मारने ही लगते तो वो उनसे थोड़ा सा हट के पीछे हट जाती, उस घेरे को तोड़ के बाहर आ जाती। कहती, अब ठीक है, एक साथ नहीं मार सकती यार, तुम लोगों को एक साथ नहीं मार सकती। इंसान होते तो मार देती, तुम मशीन हो सालो। तुम लोग को मारने के लिए मुझे सिंगल लेना पड़ेगा और तुम सिंगल में मुझे मारने आ जाना, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन वो फाइट करते करते उस जगह पर पहुंच जाती जिस जगह पर तेजाब थी, और तेजाब के बिल्कुल पूरी पास आती है। वो लोग उसे मारने के लिए कोशिश करते, हाँ कई जाकर उसे बहुत से लगती भी है। वही दूसरी तरफ राज सिंघानिया कहते, ये लोग रोबोट है, वो हमारी बेटी को मार देंगे। तब नैना सिंघानिया कहती, हाँ मार सकते हैं, लेकिन जब तक मेरी बेटी खुद ना चाहे कोई उसे मार नहीं सकता। बस देखते जाओ। वहाँ पर साहिल भी आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। साहिल सिंघानिया उसे देखता है, इसे क्या हुआ है? ओ दी ने इसे बेहोश किया है, तो होश में लाओ इसे। तो जैसे ही उसे होश में लाती तो साहिल के गिरबान को पकड़ के कहती, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी बहन वहाँ पर अकेली है और तुम मुझे यहाँ लाए हो, तुम एक खुदगर्ज भाई बन रहे हो। ने साहिल खुदगर्ज? दी ने कसम दी है इसलिए मैं यहाँ हूँ, वरना। इससे पहले वो कुछ कहती तब वो नैना आती, सब मिसिस सिंघानिया आती, उसका हाथ पकड़ के कहती, उस पर गुस्सा मत करो, वो अपने बहन की हर बात मानता है। तो जैसे वो पलट के देखती तो वो सर झुका के कहती, ये लो, फर्स्ट टाइम अपने फादर इन लोग से मिल रही हो तो इस तरह मिल रही हो। तो कहती, शर्माओ मत, तुम्हारे फादर हैं और तुम्हारी सास, डोंट वरी, और तुमने बहुत अच्छी तरह साथ दिया है मेरी बेटी का। थैंक यू सो मच, हर जगह पर तुमने उसके सपोर्ट किया है। जब जब तुम्हें साहिल ने बुलाया तब तब तुम मेरी बेटी को मदद करने के लिए पहुंची हो। इसका मैं मानती हूँ, बहुत अच्छी तरह मानती हूँ। अब भी तुम चाहती हो कि तुम उसके पास होती, लेकिन शायद उसने कुछ सोच कर तुम्हें यहाँ भेजा है। देख लो, तुम्हारे छोटे ननंद और ननंद देवर आए हुए, उन्हें देख लो, बाद में तुम अपनी उस बड़ी ननंद को देख लेना, लेकिन इसे देख लो। ये बात तो है, लेकिन आज तक मैंने भी उनका चेहरा नहीं देखा है। ये बात तो बहुत अच्छी है, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा है। इनका चेहरा देख लो, तुम्हें उनका चेहरा उसका चेहरा नजर आ जाएगा। आप मजाक कर रही हैं, इनके चेहरे से उसका चेहरा मैच करता है, देख लो। तो जैसे ही उनका चेहरा देखते कि नहीं नहीं नहीं, आप मजाक कर रही हैं, ये बिल्कुल मिलते हैं ना उससे, ये कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता। हो सकता है, अब जब तक ये सच सामने नहीं आता तो अब टीवी देख लो। और टीवी की तरफ देखते कहते, ये लोग कौन है? ये तो बिल्कुल राक्षस लग रहे। सॉरी गाइस, ये तो बिल्कुल राक्षस लग रहे हैं। हाँ, इंसान तो नहीं कह सकते, राक्षस कह सकते हो, रोबोट है ये सारे के सारे। ओ तो ये नैतिक का पूरी तरह से तैयार करता हुआ इंसानी रूप वाले रोबोट कह सकते हो, जिनके अंदर सिर्फ मारना ही लिखा है और कुछ नहीं, ना फीलिंग ना कुछ, बस इंसान को मौत के मुंह में मारना, एक ही चीज़ पर फोकस करना। जैसे हम शिकार जैसे शिकार करने के लिए करते हैं ना, अपने शिकार पर फोकस। जैसे कि अगर लड़ाई के दौरान पायलट उस जगह को निशाना करता है जिस जगह को उसे उड़ाना होता है, वैसे ही कुछ इनको भी इसी तरह तैयार किया गया है। जब तक अपने टारगेट को पूरा ना करें तब तक वो हटते नहीं हैं और थकते बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ और तो हो सकता है, हाँ हो सकता है उनकी चार्जिंग ख़त्म हो सकती है, उनको चीज़ें, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन 100 से 100% अगर नैतिक ने इन्हें बनाया है तो नैतिक ने पूरी तरह से सब कुछ मद्देनज़र रख के उन्हें बनाया होगा। अगर नैतिक ने इन्हें बनाया है तो इसके 100% दूसरा भी 100% चार्जिंग लगाया होगा ना, इमरजेंसी चार्ज कह सकती हो तुम। और अगर गंदी चीज़ के लिए कुछ करा जाए तो चीज़ बहुत ही जानलेवा होती है।
नीला मिसेस सिंघानिया कहती। तो वहाँ पर वो जाती है, उन बच्चों को देखती है, वो शौक होके बैठ जाती है। उन बच्चों को देखने के बाद उसकी वो बोलती वहीं पर बंद हो जाती है। कुछ जो बातें उसने की थी उसके बाद वो खामोश हो जाती है। तो साहिल आके इसके पास कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुमने मुझसे नहीं बताया कि क्या नहीं बताया? इन्हें देखो और मेरी सवाल का जवाब तुम्हें पता चल जाएगा मैं तुमसे क्या पूछना चाहती हूँ। तो अपने प्यारे भाई बहन को देख कर कहती, हाँ ये तो बिल्कुल दी पर गई है और आंखें तो बिल्कुल दी की हैं। मोह, आपने तो दी को कभी देखा नहीं है, तो फिर बच्चे उनकी तरह कैसे हो सकते हैं? अगर मैंने देखा नहीं है, लेकिन जिसने उसे पैदा किया तो उसे तो देखा है ना मैंने। और सारे दिन 24 घंटे मेरे सामने थी, उनकी देखभाल मैंने उसने उन्हें मेरी देखभाल की। इन 9 महीने में जिस तरह से दी ने मेरी देखभाल की, शायद ये तो होना ही था उनकी बच्चे की तरह, मेरे बच्चे भी तो होने ही थे। हाँ ये भी कह सकते हो, थैंक यू मॉम, आपने मॉम की बहुत अच्छी तरह ख्याल रखी। चलो चुप हो जाओ, और हाँ रोने की ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे सही समझा इसके लिए थैंक यू। तुम बेटी सही हो बेटा, तुम कभी गलत थे नहीं। गलत हालात, गलत माहौल थी और मुझे ये चीज़ दिखाना पड़ा था कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मैंने उसके कहने पर किया था। अगर ना करती तो तुम्हारी भी जान को खतरा होता, इसलिए मैंने झूठा नफ़रत तुम्हें दिखाया। हाँ दर्द मुझे भी हुआ है, तुम मेरे ही राज के बेटे हो तो तुमसे नफ़रत कैसे कर सकती हूँ? चाहे तुम्हारी मॉम है ये समझे कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती, क्योंकि तुम बिल्कुल कॉपी हो अपने पापा की, बिल्कुल पूरी तरह से राज के ऊपर गए हो। हाँ राज की तरह तुम उसकी तरह नहीं सोचते, और तुम बिल्कुल सोचती हो अपनी माँ की तरह। तुमने चेहरा नैन नक्श तो अपने डैड के ले लिए, लेकिन तुम सोचती हो बिल्कुल अपनी माँ की तरह, नरम मिजाज के। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तुमने बिल्कुल अपनी माँ का नेचर लिया है, गुस्सा सब कुछ है लेकिन नफ़रत नहीं है, ये बात मुझे अच्छी लगती है। वो कस के गले लगाती है, मिसेस सिंघानिया के गले लगा के रोने लगता है। मैंने आपको बहुत मिस किया है बड़ी माँ, बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे मॉम कहा है, तो मुझे मॉम ही कह दो, बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, आई लव यू सो मच। और रोने लगता है तो वहाँ काजल रोने लगती है, तो कहती बस करो, कितना रुलाओगी? यहाँ पर रोने के सिस्टम चल रहे हैं, वहाँ पर फाइट चल रही है, मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, बच्चों को देखो, इन्हें तो देख रही हूँ और मेरे गले, मुझे पानी चाहिए, गले से पानी निकालना चाह, क्या मैं क्या करूँ मुझे समझ में। रिलैक्स, कुछ नहीं है, सही है सब कुछ, क्या सही है। वो सामने देखो, वो ऐसे लग रहा है तुम्हारी दी हारने वाली है, जिस तरह से वो लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। दी तो खुद को बचाने की भी तो कोशिश कर रही है। वही दूसरी तरफ जहाँ वंशिका भी खड़ी हो जाती है उसकी सब बचाने के लिए, तो वो इशारा करती है, कहती है फिलहाल तो तुम जख्मी हो, ज़्यादा जख्मी खुद को मत करो, वहीं पर आराम से बैठो, या हो सके तो। वो एक झटके से, अब वो क्या करती है, माफिया कोइन क्या करती है, एक झटके से पीछे होती है और वो उनके पीछे जाकर एक एक को मारने लगती है। और जिस तरह से मारने लगती है वक्त और हालत दोनों को बदल देती है। वो एक लोहा रॉड लेती है, लोहे का रॉड कह सकते हो, उन्हें से उन्हें मारने लगती है। और उनसे उन्हें मार पर थोड़ा असर थोड़ी होता है, उन्हें असर नहीं होता है, लेकिन फ़ायदा ये होता है उसके एक ज़ोरदार से मारने से वो इंसान सीधा तेज़ाब के अंदर गिरते जा रहे थे, उस केमिकल के अंदर गिरते जा रहे थे। और जिस तरह से गिर रहे थे, तकरीबन 5 लोगों को तो वो गिरा चुकी थी, और 5 लोगों का असर देखकर बाकी 5 रोबोट पीछे हट जाते, क्योंकि उसको वहाँ मार नहीं सकते। अगर उसे मारने गए तो उनका भी असर वही केमिकल अंदर होगा जो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जिस तरह से इंसान की हड्डियाँ नहीं मिल सकती, उसी तरह से उन रोबोट की कोई भी पुर्जा नज़र नहीं आ रहा था उस केमिकल के अंदर। तो वो तो माफिया क्वीन कहते, अरे वाह, तुमने इनके अंदर चीज़ डाली है ना डाली, इंसानियत डाली है ना डाली, फीलिंग डाली है ना डाली, लेकिन एक चीज़ डाली है, डर, जो उनकी आंखों में नज़र आ रहा है। अगर वो लोग मुझे मारने आए तो मैं इन्हें इस तरह मार दूंगी। तो अब ये तो डर चुके, तो अब क्या करोगे? तुम्हें नहीं मार सकते तो क्या हुआ, उन लोगों को तो मार सकते हैं। वो उन्हें इशारा करती है, तो जैसे ही वो लोग आगे जाते तो वंशिका खड़ी हो जाती है। वो खड़ी होकर कहती, मैं तुम लोग को संभाल लूँगी, डोंट वरी, बस मेरे पीछे रहना। वो परी को कहती है, तो परी कहती है, मैम आप ठीक नहीं है, आपको गोली, मैम मैं क्या कहूँ, कुछ मत कहो, खामोश रहो। आंचल उसको पीछे करती है और खुद आगे आ जाती है, हम दोनों तुम्हें संभाल लेंगे। तो इससे पहले वो कुछ कहती तो वो रोबोट नीचे गिर रहे थे, एक एक करके रोबोट नीचे गिर रहे थे। तो नैतिक कहता है, ये क्या है?
मुझे टाइम चाहिए था इन्हें कंट्रोल करने का नैतिक, तो मैंने टाइम लिया। मैंने झूठी मूठी फाइट की तो मैं फाइट हो गई। और एक रोबोट तो सीधा जाके वंशिका के पैरों पे गिर जाता है। जिस तरह के गिरता है तो वंशिका उसके सर पर अपने पैर रखती है और उसको नैतिक की तरफ घूर के देख के कहती, लो तुम्हारी चीज़ें ही मेरे पैर जूतों की नोक पर आ गई। तो घूर के आगे बढ़ने लगते, तब वहाँ पर माफिया क्वीन आके उसके सामने खड़ी हो जाती है। पहले हम दोनों फाइट करें, फिर उसके पास जाना। मुझे उसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए वो कुछ खास हो चुकी है मिस माफिया क्वीन। तुम्हारी सोच से बढ़कर मेरे लिए वो कुछ हो चुकी है। मेरे प्यारे से दुश्मन, देख लो, अगर वो जिंदा रहेगी तो तुम जिंदा रहोगे, अगर वो मर जाएगी तो उसके कान के पास, बिल्कुल कान के पास आके कहता है, तो मैं भी मर जाऊंगी। याद रखो नैतिक, अगर आईपीएस ऑफिसर ने आईपीएस ऑफिसर वंशिका राय को कुछ भी हुआ, कुछ भी, तो मैं भी मर जाऊंगी, याद रखना। लेकिन उसे मारने से पहले मुझे मारो, और मुझे मारने से पहले खुद मर जाओ। ये कर सकती हो तो करो। तो पीछे हट जाती, तो वो हैरानी से उसकी तरफ देखता है और पलट के वंशिका की तरफ देखता है। वंशिका के हैरान थी कि ये मुझे क्यों घूर रहा है। तब तक वंशिका अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच चुकी थी, उसे रस्सी से कोर रही थी। तो कहती, तुम ठीक हो भावना? भावना पेचलिस्ट, अब वो क्या कहे, वो कुछ कहती नहीं, तो कहती, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मुझे इस तरह मत छुए प्लीज़, एक मिनट। उसका हाथ पकड़ती है, तो एक झटके से उसे पुश करके बहुत ज़ोर से पुश करती है। वो गिरने ही वाली होती है, तो उसे थामती है माफिया क्वीन। वो कहती है, ओ संभाल के, आपने गलत किया। कौन है ये? क्या मतलब कौन है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नैतिक कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, चेहरा नहीं देख रही हो? वो फिर से आती, उसे पकड़ती, कौन हो तुम? भावना का है। देखिए मैं बताती हूँ, भावना दी का है। क्या मतलब दी? तुम भावना की बहन हो? देखिए, वो कुछ और कहने में लगता है। नैतिक उसको बहुत जोर से मारने की कोशिश करता है, तब तक माफिया क्वीन उसे पकड़ लेते, कहते, अरे उन्हें बात करने दो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम मेरे साथ फाइट करो। वो नैतिक को मारने ही लगता है, तब वो मानसिका उसको पकड़ के उसको बहुत पुश मारती है जोर से। भावना कहाँ है? अबे यही है तुम्हारी भावना? पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब हो गया? ये मेरी भावना नहीं है। इसे टच करिए, मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही जो मैं उसे टच करती हूँ, मुझे फीलिंग आती है। तो सब शौक थे वहां पर, जितने लोग थे, परी, आंचल, और यहाँ तक कि जो भावना बन के वहां खड़ी थी वो लड़की भी शौक थी। तो हैरान हो जाती, ये फीलिंग मुझे 2 दफा पहले भी आई थी, जब मैं इसके करीब गई थी, यही फीलिंग आई थी। ये मेरी भावना नहीं है, अब भी ये मेरी भावना नहीं है। तो मेरी मोहब्बत कहाँ है? अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया ना, आई प्रॉमिस, तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मार दूंगी, कुछ भी कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना करती है उससे, मैंने वादा किया तुम्हें जेल में भेजूंगी अगर मेरी मोहब्बत, मेरी भावना को कुछ भी हुआ ना। आई किल यू बास्टर्ड। ये कहकर वो उसे मारने लगती है, उसे सरा मारती है। एक पल के लिए वहां पर सब शौक थे, तब वो आंचल आके उसे कहती, तुम कौन हो? अरे वो आंचल जैसे ही सवाल करती तो परी कहती, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भावना है। नहीं, अगर वो कह रही है ये भावना नहीं है तो ये भावना नहीं है। कौन हो तुम? मैं बताती हूँ, बट आप लोग इस तरह मुझे घूरिए मत और मुझे मारिए मत। मैं आप लोगों के साथ हूँ, उसके साथ नहीं हूँ। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए सब्र कीजिए। दी दी आती होगी। तुम दी, वंशिका तुम्हारी, भावना तुम्हारी बहन है। मैं इस बार में कुछ नहीं कह सकती, बस मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि मुझे चुप रहकर यहाँ बैठना है, बस इतना। और प्लीज़ मुझे इस तरह मत देखिए, मुझे मारिएगा भी मत, मैं दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ। इतना यकीन के कह सकती हूँ। ये तुम्हारा कट क्या लगा है? वो इस नैतिक के बच्चे ने मेरा कट लगाया ये देखने के लिए कि मैं कौन हूँ, ओरिजिनल हो या नकल हो। तो तुम ओरिजिनल हो, नकल नहीं हो। ऑफकोर्स शी इज़ माई रियल फेस। यार ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? और मैं भावना नहीं हूँ, हाँ ये बात सच है, बट मैं उनकी तरह दिखती हूँ। और मेरी एक खासियत है, रुको, वो अपनी आंखों को नीचे करती हूँ, अपनी आंखों से वो लेंस निकालती हूँ, जब अपनी आंखें ऊपर करती हूँ कहती, ये खासियत है मेरी। उनकी आंखें कुछ और है, मेरी आंखें ये है। तुम्हारी आंखें क्या क्या कहूँ इसे?
खूबसूरत कह सकती हैं आप दोनों। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, बट ये बुरी तरह ब्लैक है। हाँ, मेरी आंखें ब्लैक है, उनकी आंखों की तरह खूबसूरत नहीं है। इन आंखों की वजह से तुम्हें अक्सर मार खाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर ग्लासेस पहनती हूँ। लेकिन वो मुझे इस चीज़ से टोकती है। वो कहती तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें भी खूबसूरत है। किस गधे ने कहा तुम्हारी बदसूरत है आंखें, तुम्हारी आंखें तो खूबसूरत है। तो आंचल उसे जोर से मुक्का मारती है परी को। परी के पेट पर कोनी मारती है, तो कहती आउच, ये क्या कर रहे हो यार। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी की तारीफ करोगे तो आपको मुक्के के लात भी मिल सकते हैं। जरा कंट्रोल कीजिएगा खुद को। हाँ हाँ हाँ, ओके, समझ गई समझ गई। लेकिन तुम भावना नहीं है तो कौन हो। मैं उनकी बहन हूँ। जुड़वा नहीं, सगी बहन नहीं हूँ। एक हादसे में मुलाकात हुई थी और उस हादसे में उनके लिए फ़ायदा ही हो गया था। वो जब जब कहीं जाती तो मुझे उनके रूप में बैठना पड़ता है। तो कई दफ़ा तुम मेरे साथ भी थी। हाँ, आपके साथ थी। मुझे आपके साथ मज़ा बहुत आता है परी। और सच में कहूँ, मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ, अगर आप समझो तो। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो फेस से क्या कहते थे वो ना, ज़बान को करते हैं वो स्पेशलिस्ट। हाँ, बिना कोई सवाल किए। अब तो कोई और बताएगा कि भावना का है, लेकिन वो मर जाएगा अगर उसने मैं बताया। तो उसे खींच के पुश करती है, तो उसे संभालती है माफिया क्वीन। माफिया क्वीन जैसे ही वंशिका को संभालती है, वंशिका फिर से खड़ी होती है। तो नैतिक सिंघाने कहता है, नैतिक करण सिंह कहता है, तुम लोग क्या मुझे पागल समझते हो। तुम लोग को लगता है मैं पागल हूँ। तुम कह रही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये कह रही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो अब तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर। अब मुझे लगता है मुझे अपने असल रूप पर आ जाना चाहिए। अभी तुम्हारा असल रूप है तो एक मिनट रुको। आह, वो एक बटन दबाती है। जैसे ही बटन दबाती है, वहाँ पर बहुत से लोग आ जाते हैं। तो ये कहते हैं अब दिखाओ अपना रूप। लेकिन एक मिनट रुको। वो इशारा करती है, तो इशारे में सब लोग आते हैं आगे, सिवाय सबको, मतलब परी को, भावना, जो भावना बनी हुई थी उसे, और जो आंचल थी उन्हें उन्हें घेरा करके उन्हें एक बेहोश कर देती। तो कहती ये क्या कर रही तुम मेरे दोस्तों के साथ। तुम तो जाने वालों में से दिखती नहीं हो मुझे, लेकिन इन्हें जाना यहाँ से ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। और अब इस खेल का फाइनल टच अप कह सकते हो स्वीट हार्ट होने वाला है। तुम मुझे स्वीट हार्ट मत कहो और मुझे मत छुओ, समझी तुम। ओके, रिलैक्स। मैंने तो दस्ताना पहना है, तुम्हें फीलिंग नहीं आ रही मेरे से। लात आएगी तुम्हारे से, मारूं तुम्हें ओ लात। ओके ओके, रिलैक्स। मैम, बॉस, इन्हें सही सलामत यहाँ से ले जाओ। और हाँ, तुम इनको सही सलामत जब पहुँचाओगे, यहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए मेरे नैतिक के अलावा। और मैं तो यही पर हूँ ना। तुम भी जा रही हो। वो उसे कुछ करने ही वाली थी, तब उसके हाथ को मरोड़ के पीछे पुश पुल कर देती है और उसके हाथ को ग्रैब कर लेती पीछे से। कहती गलती से भी मुझ पर अपनी ये गलत हरकत मत करना, मैं बेहोश होने वालों में से नहीं है। हाँ, नैतिक कहता है क्या बात है, आज पहली दफ़ा किसी ने माफिया क्वीन को इस तरह से मरोड़ा है। अगर इस तरह से मरोड़ा है तो तुम इसके लिए खास हो। तो उसके हाथ को एक झटके से अलग कर छोड़ती है और उसे पुश करके कहती तुम्हारा दिमाग खराब है क्या है, कास कास लगा रखा है। मैं इसके लिए खास नहीं हूँ ना, ये मेरे लिए खास है। मैं पुलिस वाली हूँ, ये चोर है और मुझे इसे अरेस्ट करने से जेल में डालना है। वो नैतिक कहता है वैसे तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है माफिया क्वीन, आई लाइक इट। मुझे पसंद आई तुम्हारी पसंद। हाँ, थैंक यू। मुझे पता नहीं था कि आपको मेरी पसंद पसंद आएगी नैतिक। हाँ, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता चल जाता है क्या। और अब इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुम्हें ये पसंद है ना, इसलिए। वो गन निकालती, सीधा निशाना करती है वंशिका की तरफ। वंशिका की तरफ जिस तरह से वो गन निकाल के रखता है, एक पल के लिए माफिया क्वीन हैरान थी, तो दूसरे पल के लिए उसके चेहरे पर एक बढ़िया सी स्माइल आती है। उसके चेहरा मार्क्स से, लेकिन अंदर से उसे फील तो होता है कि वो स्माइल कर रही है। तब वो कहती है नहीं ठीक, तुम्हें जब पता चलता है मेरी चीज़ पसंद की चीज़ क्या है, तुम उन्हें बर्बाद करने पर तुल क्यों जाते हो दोस्त। तुम अक्सर ये करते हो। जब तुम्हें पता चला कि मुझे ये गाड़ी पसंद है तो तुमने उस गाड़ी को बुरी तरह से बर्बाद किया। जब तुम्हें पता चला कि मैं उस खिलौने से खेलती हूँ ज़्यादा, तुमने उस खिलौने को बर्बाद किया। वो बेजान चीज़ें थी जिन्हें तोड़ने की इजाज़त मैंने तुम्हें दी है। ये जानदार सांस लेने वाली इंसान है, इसे तोड़ने की क्या, इसे जख्म देने की भी इजाज़त मैं तुम्हें नहीं देती। इसकी गलती की वजह से मैं फंसी थी।
तो तुमने इसे ये ज़ख्म दिए जो मुझे नज़र आ रही है, और इनकी ज़ख्म देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं था नहीं कि तुमने इसके साथ ये सब किया, और ये जीती जाती हुई इंसान है। इसके साथ तुमने ये नहीं कर सकते जो तुमने मेरे खिलौनों के साथ, मेरी पसंद की चीज़ों के साथ किया है। अब तुम्हें पता चल गया ये मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट रखती है, तो तुम इसकी इजाज़त में तो नहीं दे सकते कि तुम इसे कुछ भी नुकसान पहुंचाओ। इसके लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, और तुम मुझे मार नहीं सकते। तब वो फिर से उसकी तरफ बढ़ता है। अब वहाँ पर इस तरह से हो जाता है कि और उसे मारने की कोशिश करता है। नैतिक वंशिका को मारने की कोशिश करता है, और माफिया क्वीन वंशिका को बचाने की कोशिश करता है। उसे बचाते बचाते कभी उसके कमर को पकड़ता है, कभी उसके हाथ को पकड़ता है, कभी उसके पूरे चेस्ट वेस्ट को पकड़ के उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वो नैतिक उसे मारने की पूरी तरह से कोशिश करता है। अब आप सोच रहे, उसके हाथ में जो गन थी, वो गन एक मुक्के से गिर चुकी थी। जब वो नैतिक, जब माफिया क्वीन ये देखती कि उसने वंशिका के ऊपर गन तानी है, तो वो उसे बहुत ज़ोर से लात मारती, जिसकी वजह से उसका गन उसके हाथ से छूट जाता है। अब वो लोग फाइट कर रहे थे, वो फाइट के अंदर ही वो वंशिका को मारना चाहता है, लेकिन वंशिका को बचा रही थी माफिया क्वीन। जब वो उसे छूती है तो उसे कहती डोंट टच मी, तो कहती तुम्हें बचाने के लिए टच कर रहा हूँ, मेरा ये इरादा नहीं है तुम्हें टच करने का, फिर भी मुझे मत छू, मैं खुद को बचा सकती हूँ। तुम इससे खुद को नहीं बचा सकती, इसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब उसे जब पता चल गया तुम मेरे लिए क्या हो, तो तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ, तुम समझे? हाँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम नहीं समझोगी। इससे पहले वो कुछ कहता है तो वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते, कहते तुम कहाँ मर गए थे जब तुम लोग को बुला रहा था, पकड़ो उन दोनों को सामने लाओ। ओके बॉस, वो लोग आते हैं। अब मिशन से इंसान आ गया। तुम्हें किसी चीज़ पर भरोसा नहीं है नैतिक, तुम अक्सर ऐसे काम कर देते हो। तो वो लोग खड़े हो जाते, तो वो लोग फिर से फाइट करते करते अब वहाँ पर सिचुएशन कुछ ख़राब से ख़राब होती गई, लेकिन फिर भी वो लोग फाइट कर रहे थे। एक पल ऐसा आता है, नैतिक बंदूक ढूंढ के ले लेता है, और बंदूक की गोली सीधा सीधा उस दिल के निशाने पर करती है वंशिका के, और वो गोली भी चला लेता है। गोली चलाता है, लेकिन गोली वंशिका को नहीं, माफिया क्वीन के दिल पर लगती है, और जैसे गोली लगते वो नीचे गिरती है, तो उसके हाथ में एक चीज़ थी, तो उसे लेकर वो भी एक बटन दबाते, और बटन दबाने के बाद जो वहाँ पर गोलियों की बारिश होती है नैतिक पर, उस पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, तकरीबन 5 गोलियां लगती है नैतिक को। उसकी पूरी बॉडी को छल्ली कर देती है, और एक झटके से वो गिर जाता है। और जब वो गिरती है तो नैतिक की, वंशिका की बाहों में माफिया क्वीन गिर जाती है। माफिया क्वीन के गिरने से ही एक इंसान चीखते उसके पास आता है। वो कहती है दीदी। वो इंसान थी भावना, फोटोग्राफ भावना कह सकते हो, वो थी। वो आती है भाग के उसके पास, वो कहती दीदी दीदी दीदी, आपने कहा था आपको खुद को कुछ होने नहीं देंगे। मैंने ये भी कहा था मैं अपनी मोहब्बत को भी कुछ होने नहीं दूंगी। आपने मोहब्बत करके गलती की है, मैंने मोहब्बत करके सबसे अच्छी चीज़ की है। जिस चीज़ से मैं भागती थी वो चीज़ की है। कौन हो तुम, खुद देख लो, क्योंकि मेरे चेहरे को देखने का पहला हक तुम्हारा है और किसी का नहीं। ये मैंने खुद से वादा किया है, लेकिन एक बात याद रखना। उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ती, मेरे चेहरे को देखने के बाद मुझसे दूर मत जाना। मैं तुम्हें दूर जाते हुए देख नहीं सकती, और तुम्हें करीब करके प्यार से देखना चाहती हूँ, बस इतना याद रखना। तो वहाँ से राज सिंघानिया भी खड़े होते, और नया सिंघानिया की आंखों से आंसू आने लगते। तो वो लोग वहाँ से जाने की कोशिश करते, तो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते, तो कहते नहीं अभी नहीं मैम, हमें यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं, उसे हमारी ज़रूरत है। सॉरी मैम, हमें ये कुछ नहीं कर सकते, देख सकती हो। तो वो उसे वहाँ से, वो देखती नहीं, उसे वहाँ छोड़ के निकलने की जाने लगती है। जो गोद में सर रखी थी माफिया क्वीन की, उसके सर को नीचे करने की कोशिश करती। तब भावना, उस वो लड़की जो भावना थी उसे संभालती, कहती ये आप क्या कर रही हैं, एक बार इनके चेहरे को नहीं देखना, इसके चेहरे को मुझे नहीं देखना। अगर इसके चेहरे को देखने के बाद मैंने खुद को, मैं कुछ नहीं कह सकती। तब वो जाने लगती, तो वो माफिया क्वीन उसका हाथ पकड़ के बिठाती है, और अपने हाथों से अपने मार्क्स को हटाती है। और जब मार्क्स हटता है तो वंशिका ये देखकर हैरान, बिल्कुल हैरान रह जाती है। उसके चेहरे को छूती है, और उसके हाथों में जो ग्लव्स थे वो निकाल चुकी थी माफिया क्वीन खुद से, और उसके दिल पर हाथ रखती है, और उसके हाथ को ले जाकर अपने दिल पर रखती है। जो तुम सोच रहे हो मैं हूँ, हाँ मैं हूँ तुम्हारी मोहब्बत,
मैं हूँ माफिया क्वीन भावना राज सिंघानिया। अब ये लंबी कहानी तुम्हें ये कहते हो उसकी आंखें बंद हो जाती है, और जिस तरह उसकी आंखें बंद होती है, दो आंसू, वंशिका के दो आंसू गिर के उसके हाथ पर गिरते, जो हाथ उसके दिल से आराम से नीचे गिर रहा था। वो जैसे गिर रहा था, एक पल के लिए वंशिका को लगा उसका दिल नीचे गिर रहा है, तो उसके हाथ को एक कस के पकड़ती है और सिर्फ इतना कहती है, बिना सवाल जवाब किए तुम जा नहीं सकते, और तुम्हें जिंदा रहना है मेरे सवाल को जवाब देने के लिए। और वहाँ से बहुत से लोग आते एक झटके से उसे वहाँ से निकालने के लिए। वही दूसरी तरफ वंशिका भी बेहोश हो जाती, क्योंकि वंशिका के सर पर बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और उसका बेहोश होना तो ज़रूरी था। जिस तरह से ये लोग फाइट कर रहे थे, जिस तरह से चीज़ें कर रहे थे, अब वहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है, ये लोग वंशिका को संभाले या फिर माफिया क्वीन भावना को संभाले। माफिया क्वीन भावना राज सिंघानिया की इकलौती बेटी, लेकिन यहाँ पर तो दो भावना है। अब असली भावना कौन, असली माफिया क्वीन कौन है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन स्टोरी को बाद में देखेंगे कि आप लोगों को क्या समझ में आया होगा क्या नहीं। मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब ये ज़िंदगी का ये जो नया ट्विस्ट वंशिका को मिला है कि माफिया क्वीन कोई और नहीं, भावना राज सिंघा भावना है। भावना जिसे वो बेतनाशा प्यार करती, जिससे उसकी मोहब्बत तो सब कुछ थी, एक नॉर्मल लड़की समझती थी, एक टीचर समझती थी उसे, लेकिन अब वो निकली एक माफिया क्वीन। अब उनकी ज़िंदगी को क्या होगा, उनकी ज़िंदगी का नया करवट कहाँ से कहाँ बदलेगा, ये मेरे साथ जानने के लिए बने रहेगा। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और आज की